Hello everyone, my name is Ravinand Pathak and I have qualified UGC NET JRF in this last session, December 2020 and June 2021 in subject of history with the 99.93 percentile. And about my brief information, I am doing my doctorate from the Department of History, Banaras Hindu University. And after that, I will be sharing my strategy in Hindi because my medium in Hindi. So I have noted down 8 points to share about my strategy. So मैं 8 पॉइंट मैंने बनाया है, उस हिसाब से मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रेटजी और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो और जो गलतियां मैंने की हैं अगर हैं कुछ तो वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा 8 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट ये होगा अबाउट एग्जामिनेशन एंड सेकंड पॉइंट होगा अबाउट कोचिंग कि नेट जेआरएफ के लिए कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। तीसरा पॉइंट होगा कि स्मार्ट स्टडी भी कई तरह की होती है, आप लोग जानते होंगे, आई एम श्योर। और चौथा होगा फर्स्ट पेपर के बारे में जो सबके लिए कॉमन होते हैं। पांचवा होगा सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके बारे में। छठा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें और उसकी टेक्निक क्या होती है, हमें कैसे सॉल्व करनी चाहिए। और लास्ट में यही होगा जो मैंने गलतियां की हैं, जो कमियां थी वो आप ना करें। बस उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूं। अभी ये एग्ज़ामिनेशन है, जैसा आप लोग जानते ही होंगे, एनटीए करवाता है साल में 2 बार नेट का एग्ज़ामिनेशन होता है। एक आमतौर पे होता ही है जून के लास्ट संडे को और दिसंबर के लास्ट संडे को। चूँकि कोरोना की वजह से ये अभी लेट हुआ ही है, तो ठीक है। दिस वाज अबाउट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन। एंड सेकंड पॉइंट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में कि कोचिंग की अहमियत कितनी है इस एग्जामिनेशन में। ये मेरा सेकंड टाइम जेआरएफ है। फर्स्ट टाइम मैंने निकाला था 2016 में। चूँकि उस समय मेरा लैप्स हो गया, मैंने लास्ट ईयर ही रिसर्च ज्वाइन किया है, तो मैंने कोचिंग कभी नहीं लिया था दोनों अटेम्प्ट में अपने। और उस समय तो जब मैंने 2016 में मेरा हुआ था तो मुझे पता चला कि जेआरएफ और नेट की भी कोचिंग होती है, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने लिया नहीं दोनों अटेम्प्ट में। कुछ लोग कोचिंग लेते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी। मुझे लगता है ये पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि जिसको जैसी ज़रूरत हो। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो बिना कोचिंग के भी नेट जेआरएफ धूमधाम से निकलेगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो ये था 2 पॉइंट कोचिंग। तीसरा पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। चूँकि आप जानते हैं कि स्टडी भी कई प्रकार की होती हैं। एक होती है कि लगातार आप मेहनत करते जा रहे हैं, कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। दूसरा होता है स्मार्टनेस। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी की 2-3 एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप पढ़ते जा रहे हैं एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। अगर आपने संबंधित रिलेटेड चैप्टर्स के टेस्ट नहीं दिए तो सारी तैयारी, मुझे लग रहा है सारी स्टडी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं होती है। दूसरा है कि टेस्ट सॉल्व करने के बाद हम उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं। हमने कर दिया, कितना आया नंबर, जोड़ घटा के रख दिया। उसमें देखना चाहिए कि स्मार्ट स्टडी के बारे में कि हमने कितना सही किया, कितना तुक्के से हुआ। कभी कभी ऐसे ही सही हो जाता, हम मान लेते हैं वो सही है, जबकि वो सही नहीं होता है, तुक्के से ही सही होता है। तो ये स्मार्ट स्टडी के बारे में है। और ये चौथा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है फर्स्ट पेपर के बारे में। ये चौथा पॉइंट जो फर्स्ट पेपर के बारे में मैं कहूँगा वो सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए उतना ही लाभदायक होगा। पांचवा पॉइंट होगा हिस्ट्री के बारे में। और छठा पॉइंट होगा जो मैंने कुछ गलतियाँ की आप ना करें, और एग्ज़ाम क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके टेक्निक के बारे में। लास्ट में कुछ मेरी सुझाव होंगे जो मैंने फील किया है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में। सबसे पहले तो चाहे विषय हो चाहे अपना पेपर हो, फर्स्ट पेपर हो, दोनों के लिए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और सिलेबस दोनों मस्ट है। दोनों आप अपने सामने रखिए, टेबल पे रखिए। सबसे पहले तो सिलेबस एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद PYQ देखिए। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं। मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है। अगर दोनों की तुलना करें, 2016 और 2020 के पेपर की तुलना करें, तो निश्चित तौर पर 2020 का जो पेपर था टफ था।
यद्यपि 2016 का भी अपने आप में टफ था, क्योंकि उस समय एक ही लेवल पे सारे लोग थे, लेकिन दोनों की तुलना करें तो निश्चित रूप से 2020 वाला कुछ टफ था, रिलेटिवली सबके लिए टफ है अगर टफ है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस समय 150 क्वेश्चन में से मेरे सिर्फ 92 ही सही हुए, उतने पे ही JRF है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्वेश्चन की टफनेस क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं इसमें। तो फर्स्ट पेपर के बारे में सिलेबस, PYQ, ये दोनों चीज़ें रखी हैं, और जो रिसोर्सेज, जो किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने जो फॉलो की थी वो आपको बताऊंगा। पहला मैंने एक किताब सिर्फ लिया था फर्स्ट पेपर के लिए, जो KVS मदान सर की है, पियर्सन पब्लिकेशंस की, और PYQ एक मैंने कंप्यूटर की किताब ली थी परीक्षा मंथन का अलग से, चूँकि KVS मदान सर में सारे चैप्टर सारे सिलेबस के जो पॉइंट हैं चैप्टर वाइज में दिए गए हैं। मैंने हिंदी, मेरा मीडियम हिंदी है, हिंदी मीडियम से मैंने किताबें ली थी हिंदी मीडियम की, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि उसमें ट्रांसलेशन कुछ गलत हैं। मैंने देखा है उसमें ट्रांसलेशन में कुछ गलतियाँ हैं हिंदी की बात, हिंदी मीडियम की जो किताब है KVS सर की, KVS मदान सर की। तो बाकी आप जब कुछ वीडियो देखेंगे, जैसे ऑनलाइन की मैं बात करूँ, तलवीर सिंह सर की मैंने वीडियो देखी थी, 1 या 2 वीडियो देखी थी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ज़्यादा मैं देख नहीं पाया था। और जैसा मैंने कहा अभी परीक्षा मंथन का एक कंप्यूटर की किताब आती है, शायद 125 या 150 रुपये की कुछ है। दूसरी किताब मैंने ली थी परीक्षा वाणी की, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और 2 ही 3 किताबें मैंने फॉलो की थी। कुछ वेबसाइट मैंने देखी थी, जैसे एग्ज़ाम देने जब आप जा रहे हैं उसके 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते पहले आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट देख सकते हैं, और जो लेटेस्ट COP होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो कहाँ पे हुआ, उसका मुख्य एजेंडा क्या रहा, ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि UPSC लेवल का इसमें पूछता ही नहीं है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी मोटी मोटी चीज़ें। और एक पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंसन के लिए उसमें ये होता है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। जो कॉम्प्रिहेंसन होता है पार्ट, 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करने की ये तकनीक अच्छी है कि आप एक बार पढ़ें, सिर्फ एक बार शुरू में पढ़िए, बाद में सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए, या एक बार नहीं भी पढ़ सकते हैं, काम चलेगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सीधे पैसेज पढ़िए, फिर उसके बाद आप कैच कर लोगे कि ये पूछना क्या चाहते हैं। पहले पैसेज मत पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़िए, तुरंत कैच कर लेंगे। दूसरा है DI, चूँकि मैथमेटिक्स मेरा उतना मजबूत नहीं था, तो DI के लिए मैंने क्या किया था, 1 या 2 महीने पहले से डेली 2 सेट मैं सॉल्व करता था, आदत बनाने के लिए। 2 सेट मतलब 1 सेट में 5 क्वेश्चन, तो अपने हिसाब से आप कर लेना। जैसे आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 2-3 सेट कर लेना, कम ज़रूरत है 1 ही सेट करते रहना। तो DI मेरा पूरा सही होता था, डेली में करता था। ये सारी स्ट्रेटेजी हैं फर्स्ट पेपर के। अब क्या करता था मैं, जैसे मान लिया टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने KVS मदान सर की बुक से पढ़ी, 1 चैप्टर मैंने पूरा पढ़ लिया। अब PYQ मैंने उठाया, जो यूथ कंपटीशन एकेडमी की आती है, 1 चैप्टर KVS मदान सर से पढ़ा। अब 1 चैप्टर का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, पूरा मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि कोई भी स्टडी कंप्लीट नहीं होती जब तक उसका, जैसे मैंने शुरू में बताया, टेस्ट आप सॉल्व ना करें। अगर एक्स्ट्रा टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, पहले PYQ ख़त्म करिए। ये थी मेरी फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी। वीडियो मैंने बताया ऑनलाइन सोर्स तलवीर सिंह सर का, मैंने 2 ही 3 वीडियो देखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर का आई थिंक। और यूथ कंपटीशन एकेडमी की PYQ मैंने सॉल्व किया था। रिसोर्सेज मेरे इतने ही थे, लिमिटेड थे। कहते हैं ना कि एक किताब 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, बजाय 10 किताब सिर्फ 1 बार पढ़ना। तो ये स्ट्रेटजी मेरी थी। और इसके बाद आते हैं विषय पे। जैसे जिनका विषय हिस्ट्री नहीं है, वो चाहे स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, इस पार्ट को, या आप देख भी सकते हैं। हो सकता है आपके काम की चीज़ें हो कि कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट अपने विषय के पेपर। मेरा हिस्ट्री था, मैंने हिस्ट्री के लिए भी कुछ रिसोर्सेज लिखे थे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैंने अपने लिए लिखा था कि अगर मेरा इस बार में JRF नहीं होता है तो अगली बार जो कमियां या जो गलतियां मैंने की मैं सुधारूंगा। मेरा हो गया तो हो सकता है आप लोगों के काम आएगा, डेफिनेटली मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ। इसमें भी सेम प्रोसेस है, सिलेबस आप सामने रखिए और PYQ। इसमें PYQ मैंने 3 किताबें लिया था। एक किरण पब्लिकेशंस का, जिसमें सारे पेपर आते हैं, पेपर वाइज होते हैं। दूसरा था फिर से यूथ कंपटीशन एकेडमी का, एकेडमी है टाइम्स है शायद, आई एम सॉरी।
और तीसरा है कि घटना चक्र का जो IAS PCS के लिए होता, मैंने तीनों लिया था, ये तीनों था। और बाकी सिलेबस में आप सारे कीवर्ड जो हैं एक बार ध्यान से पूरा पढ़ना, क्योंकि सारे कीवर्ड कहाँ तक आते हैं मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे आपातकाल, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नई शिक्षा नीति। तो आप एक बार देखना, अगर कहीं ये चीज़ें ना मिले तो एक बार गूगल करना, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेना। इसमें लिखा है नई शिक्षा नीति, तो ये सारी चीज़ें आप कीवर्ड एक बार देखना। चूँकि मैंने रिसोर्सेज इसमें क्या किए थे, कौन से रिसोर्सेज मैंने लिए थे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें आता नहीं है, एंशिएंट आता है, मिडिवल, मॉडर्न, और एक पार्ट और आता है रिसर्च मेथडोलॉजी की। तो जो मैंने किताबें ली थी मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे एंशिएंट के लिए मैंने सिर्फ एक किताबें फॉलो किया था, मेरा MA हो गया था 2016 में। किताबें तो मैंने पढ़ा था, RS शर्मा की भी किताबें पढ़ी थी, रोमिला थापर की भी, लेकिन उससे ये चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज़ ए वॉर, टेक इट एज ए वॉर एंड फाइट इट एज ए वॉरियर। तो मैंने एक ही किताबें मैंने पढ़ी हैं, चूँकि मेरा MA कंप्लीट है। जो मूल टेक्स्ट होती है, मेन किताबें मैंने सारी पढ़ी हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैंने JRF कैसे क्वालिफाई किया, तो वो लिमिटेड सोर्स में बता रहा हूँ कि कम समय में कई बार आप पढ़ के JRF हो सकता है आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। एंशिएंट के लिए मैंने एक ही किताबें फॉलो की थी, पप्पू सिंह प्रजापति की, लोग और भी करते हैं, जैसे उपेंद्र सिंह का है, वो भी किताबें अच्छी है। मिडिवल के लिए मेरा सोर्स था SK पांडे सर का, और भी होते हैं सतीश चंद्रा का, जैसे मैंने पढ़ा सतीश चंद्रा, हरीशचंद्र वर्मा, वो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो एंशिएंट के लिए एक ही सोर्स पप्पू सिंह प्रजापति, और मिडिवल के लिए SK पांडे, और मॉडर्न के लिए SK पांडे ही स्पेक्ट्रम मैंने देखा था। मैं जानता हूँ इतनी किताबों में से 150 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा, आपको कई ढेर सारी किताबें रेफ़र करनी पड़ेंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 150 क्वेश्चन में से 92 मेरे हैं, अभी 92 सही है, उसी में JRF है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो 150 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से आपका नुकसान होगा अगर ढेर सारे रिसोर्सेज आप फॉलो करेंगे, क्योंकि रिवाइज आप नहीं कर पाओगे, तो मुझे लगता है कि कुछ तो ड्रॉबैक मानी जाएगी। तो इतनी सोर्स से मैंने तीनों किताबें, जो तीनों पार्ट के लिए ये किया था। जो लास्ट में आता है रिसर्च मेथडोलॉजी की, शोध पद्धति की, उसके लिए एक किताब है E श्रीधरन की, दूसरा है झारखंडे चौबे की, तीसरा है पनोरमा गाइड बुक HD सिंह चित्रा सिंह का। तीनों में से आप मुझसे पूछेंगे एक किताब अगर बताइए, तो मैं सिर्फ बताऊंगा पनोरमा गाइड की। ये दोनों किताबें बाकी जो अभी मैंने बताई हैं तीनों में से मैंने पढ़े हैं, लेकिन बिना पढ़े, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है पनोरमा गाइड पढ़ने से ये शोध पद्धति आपका पूरा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ मेन जो विषय है मध्यकालीन, एंशिएंट में, मॉडर्न में, कि शेखर बंदोपाध्याय मॉडर्न के लिए, और भी परीक्षा वाणी के कॉम्पिटिटिव बुक हैं, तमाम है। चूँकि मैंने वो किताबें पढ़ी नहीं थी, तो आई एम नॉट राइट पर्सन टू सजेस्ट अबाउट दीज बुक्स। सो जो मैंने पढ़ा है वो मैंने आपसे शेयर किया। अब सेम इसमें भी करता हूँ, सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री, एक चैप्टर पूरा पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप फिर से आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने 3 PYQ लिया था, एक तो घटना चक्र का, दूसरा किरण, तीसरा लिया था यूथ कंपटीशन एकेडमी का। तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले आता था यूथ कंपटीशन एकेडमी का, एक चैप्टर सॉल्व करता था। ऐसा करते करते मैंने लगभग पूरा सॉल्व किया। अलग से टेस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि PYQ ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसका किरण इतिहास सॉल्व पेपर जो आता है उसको मैंने अभी रख दिया था। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, जिस टाइम एग्ज़ाम होता है, हालांकि 2 शिफ्ट में होता है, तो आप एक काम करना, आपके लिए ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अच्छा ये रहेगा कि 9 से 12 बजे तक, जैसा मैं करता था, 9 से 12 बजे तक 3 घंटे में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर डेली सॉल्व करता था, इससे आदत बन जाए मेरी। तो चूँकि किरण इतिहास सॉल्व पेपर जो है वो पेपर वाइज है, अलग से आता होगा, मुझे पता नहीं है, जो क्लासिफाइड करके वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पेपर वाइज है। तो एक पेपर मैं डेली करता था, जिससे मेरी आदत बन जाए और एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि कई कमियां होती हैं। मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े जो इजी थे, हो सकते थे उतने ही पढ़ाई में, और इसमें मैंने DI भी मेरे गलत हो गए, जो होने नहीं चाहिए थे, खैर जो हो गया। तो ये थी मेरी हिस्ट्री की स्ट्रेटजी, हिस्ट्री कैसे पढ़ा।
एक और आता है, एक किताब मेरे पास होगी, भारतीय इतिहास आर्य कॉम्पिटिशन टाइम, अगर आपको दिख रहा होगा ये किताब, तो आता है, आप लोग जानते होंगे, भारतीय इतिहास आर्य कॉम्पिटिशन टाइम का। तो वो सिर्फ वो किताबें कुछ लोग गाइड करते हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ वो किताबें अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। ये सारी किताबें जो मैंने बताई हैं टेक्स्ट बुक, इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे उसको तो एक नोट्स है, वो बहुत अच्छा है। सेकंड एडिशन आप लेना, क्योंकि पुराने में कुछ मिस प्रिंटिंग थे, और सेकंड वाले पार्ट में जो दूसरा संस्करण आया है उसमें उसको सुधार दिया गया है और नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लास्ट में उसको पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा ठीक है, फ़ायदा होगा। अब ये हिस्ट्री की स्ट्रेटजी होगी। इसके बाद आता हूँ मैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको आते नहीं हैं, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे 9 बजे से 12 बजे तक, तो आपको लगेगा कि कई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने पहले पढ़ रखा है तो इंटेलेक्चुअल गेस से आप कई चीज़ें सॉल्व करोगे। लगेगा कि ये मैं जानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी सही है, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी। और आप ट्राई करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप छोड़ना, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए। 4 ऑप्शन में से आप इंटेलेक्चुअल गेस लगाइए, वैसे गेस नहीं। उसमें से कोई सही हो रहा है तो उस ट्रैक पे आप थोड़ा आगे बढ़िए। उसके बाद ये मेन स्ट्रेटजी थी। एग्ज़ाम हॉल में क्या करें। एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले, जैसा सभी लोग बताते हैं ट्रेडिशनल तरीका, कि आपको सुबह ही 2 घंटे पहले, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम आई थिंक मुझे लग रहा है 1.5 घंटे पहले बुलाते हैं, 2 घंटे पहले आपको पहुंचना ज़रूरी होता है। आप पहले पहुंचे, डिस्कशन बिल्कुल मत करिए, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है, और वहाँ जाइए। अगर आपका इससे पहले JRF नहीं निकला है तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद एक बार खड़े होकर चारों तरफ देखिए, बस कुछ ही सेकंड, कि अगर इस रूम से किसी का भी JRF होता है तो सबसे पहले मेरा होगा, ऐसा सोचिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर क्वेश्चन टफ़ है, सबके लिए टफ़ है, तो इंटेलेक्चुअल गेस एग्ज़ाम से पहले आप करके जाइए। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टेस्ट करने, जो मैंने शुरू में बताया था, टेस्ट सॉल्व करने के बाद हम आम तौर पर रख देते हैं मोड़ के, नहीं, टेस्ट सॉल्व करिए। 150 क्वेश्चन हो सकता है, उसमें से कभी आपका 40 ही सही हो, 50 ही सही हो, 60 ही सही हो, 70 सही हो, लेकिन अटेम्प्ट पूरा करना। अब एक काम करिए, 3 घंटे पूरा सॉल्व करके बीच में नहीं उठना है, देखना भी नहीं है। उठिए टेस्ट देने के बाद 1 घंटे आधे घंटे बाद उसको पूरा एनालाइज करिए, देखिए जो सही हुआ है या जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है उसको बस एक ही बार रीड करना है। यही स्मार्ट स्टडी है। उस पर बार बार उसको स्टडी करने से मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है आपका सही हो रहा है। अब देखिए आपका पूरा कहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती है। अगर सबसे ज़्यादा पूरी गलती हो रही है, चारों ऑप्शन में से आप कोई भी नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बार फिर से उस चैप्टर पे जाके पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर केसों में 2 ऑप्शन आते हैं, 2 नहीं आते हैं हमें। इसका मतलब ये है कि रिवीजन की कमी है, बस यही। तो ये एनालाइज़ करिए, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं, लेकिन वो तुक्का से होता है, उसको एनालाइज़ करिए बस। क्योंकि JRF निकालना मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसी कोई बड़ी बात है। मुझसे पहले कई लोगों ने निकाला, बाद में भी निकाला, बाद में भी निकालेंगे, मेरा तो है ही है। और मैं भी ऐसे सुनता ही था। कोचिंग मैंने दोनों बार नहीं ली थी, मेरा दोनों बार नेट नहीं हुआ था, JRF हुआ था। तो यही था। ऑल द बेस्ट। बाकी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने पिताजी और माँ को कि इतना उन्होंने सपोर्ट किया इतने सालों तक। मैं पढ़ रहा हूँ बाहर रह के, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू टीम DKT को, जिन्होंने इस चैनल पे मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। कल आप यहाँ होंगे, यहाँ पे कल कोई और था, आज मैं हूँ। निश्चित रूप से आप होंगे कल, मैं देखूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।